हेलो। हेलो हेलो। मेरी आवाज आ पा रही है आप सब तक? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बैठ जाइए, सेट हो जाइए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले पॉलिटी को मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाने से पहले पॉलिटी की ये बता देता हूँ कि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट इसके लिए हमारा एग्जाम में रहा है। तो अगर मैं पॉलिटी को लो हैंगिंग फ्रूट कहूँ तो इसको लो हैंगिंग फ्रूट कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पॉलिटी को लेकर पूछे जा रहे हैं, जो भारतीय राज्य व्यवस्था को लेके कोई क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो कोई इतने कठिन प्रश्न नहीं है कि आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। एग्जाम में पॉलिटी का जो नेचर रहा है पूछने का, वो एवरी ईयर 10 से प्लस क्वेश्चन आते रहे, 10 से ज्यादा क्वेश्चन आते रहे, ये सब आपको पता ही होगा। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, आप ये नहीं कह सकते बाहर निकल के एग्जाम के बाद, कोई बच्चे ये नहीं कह सकता कि पॉलिटी इस बार नहीं पूछी गई। लोग कहेंगे कि भाई मॉडर्न इंडिया को 2 साल से 3 साल से बिल्कुल खत्म कर रखा है, उसके क्वेश्चन कुछ पूछ ही नहीं रहा, और उसको पढ़ने के लिए आप इतनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी को ये देख लेते हैं, और जो क्वेश्चन पूछने का नेचर रहा है ना, वो शब्दावलियों को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता रहा, वो पार्लियामेंट की जो प्रक्रिया रहती है, जो प्रोसेस रहती है, उन प्रक्रिया को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो ऐसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, जो इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, वो इंडियन पॉलिटी में हम दो चीजों को पढ़ेंगे इसमें। इंडियन पॉलिटी में जो हम पढ़ेंगे, हम दो चीजों का पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो संविधान है उसको पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ वर्किंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्किंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, की भारतीय राज्य व्यवस्था की कार्यशैली क्या है, इसको पढ़ेंगे। इसके सोर्स की बात में अगर हम कहें, तो आप लोग सुनते भी होंगे कि लक्ष्मीकांत को बाइबिल कहा जाता है राज्य व्यवस्था के लिए, तो वो गलत नहीं है। राज्य व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बुक है एम लक्ष्मीकांत। और उसके साथ साथ आप जो है अवर पॉलिटिकल सिस्टम बाई सुभाष कश्यप, जो सुभाष कश्यप जी की बुक है, इसको फॉलो कर सकते हैं। और आप सब लोग एंड्रॉइड फोन वगैरह, टैबलेट वगैरह यूज करते हैं, तो आपके फोन में एक कॉन्स्टिट्यूशन का ऐप होना ही चाहिए, जो कि लेटेस्ट होना चाहिए। अब समझ में ये आता है कि भाई लेटेस्ट का हम पता कैसे करेंगे। तो लेटेस्ट का पता करने का मतलब सीधा से है कि उसमें आर्टिकल 124 ए, आर्टिकल 124 बी और आर्टिकल 124 सी, ये तीनों आर्टिकल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें कौन सा आर्टिकल होना चाहिए? उसमें 279 ए आर्टिकल होना चाहिए, जिसके द्वारा जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया, जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया गया। तो ये तो हो गई सोर्स की बात और ऐप की बात। ठीक है, अब जो जर्नली हम मैं देखता हूँ वो बच्चों में रहता है कि कंफ्यूजन, कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो मैं छोटा सा आपके लिए एक डेफिनेशन वगैरह बता देता हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन में मतलब ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे, आप कहीं जा रहे हैं और आपसे कोई पूछ ले कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो बोल दीजिएगा कि नहीं हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं। तो वो बताएगा कि, वो कहेगा कि वाह, तो बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आप उसको डिफरेंस समझाइए कि राजनीति विज्ञान ये है और जो राज्य व्यवस्था है वो ये है। तो इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहले हेडिंग डाल लेंगे पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस का मतलब राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान, वह विज्ञान है जो मानव के एक सामाजिक और आर्थिक सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित स्टेट मतलब राज्य,
और गवर्नमेंट सरकार के बीच में दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है, उसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एक सुव्यवस्थित विषय है, एक किसी भी व्यवस्थित किसी भी सब्जेक्ट को सुव्यवस्थित विषय कहलाने के लिए उसमें दो चीजों का होना अनिवार्य है। सबसे पहले कि भाई उसकी एक अपनी टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, और दूसरा क्या जो जो सेकंड है तो उसकी एक थीम होनी चाहिए, उसको पढ़ने की या उसको पढ़ाने की एक थीम होनी चाहिए। तो राज व्यवस्था के सॉरी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के पास जो पॉलिटिकल साइंस का है तो उसके पास अपनी एक विषय वस्तु भी है उसको पढ़ाने की और पढ़ने की, और उसके पास अपनी टर्मिनोलॉजी भी है, मेथोडोलॉजी भी है। ठीक है, तो राज व्यवस्था जो है वो एक सुव्यवस्थित विषय नहीं है, बल्कि जो राजनीति विज्ञान है वो एक सुव्यवस्थित विषय है, और इसका जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है। जो राजनीति विज्ञान है उसके अंतर्गत हम जो राजनीतिक दर्शन है, जो राजनीतिक चिंतन है, जो राजनीतिक विचारधारा है, जो तुलनात्मक राजनीति है, इन सब का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये होगी राजनीति विज्ञान के बारे में बात। अब बात करते हैं राज व्यवस्था की, जिसको हम पॉलिटी कहते हैं। राज व्यवस्था, अगर हम इसके इंग्लिश टर्म की इंग्लिश वर्ड की तरफ जाते हैं तो वो लिखा हुआ है पॉलिटी, उसको पॉलिटी बोलते हैं। लेकिन हमको समझने के लिए सबसे आसान तरीका हिंदी का, क्योंकि राज व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बनता है। अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है राज्य और व्यवस्था। राज्य और व्यवस्था तो मतलब एक राज्य की व्यवस्था है, सीधी सी बात, सीधे से, या और अन्य शब्दों में, बहुत साधारण शब्दों में अगर कहें तो इसको कह सकते हैं कि यह एक शासन की व्यवस्था है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राज्य क्या है, क्योंकि जब यह राज्य शब्द आया है तो राज्य क्या है। तो राज्य को समझने के लिए अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, कैपिटल में स्टेट, और एक ऐसे लिखते हैं स्मॉल में, तो दोनों में डिफरेंट क्या है, इसका मतलब होता है प्रांत से। ठीक है, और इसका मतलब होता है एक नेशन से भी हो सकता है, राष्ट्र से भी हो सकता है। इसको क्या लिखते हैं, राज्य लिखते हैं, कि भारत एक राज्य है। तो किसी भी क्षेत्र को राज्य कहलाने के लिए उसमें चार शर्तों का लागू होना अनिवार्य होता है। कि पहला, कि उसके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरा क्या, कि उसके पास अपनी खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। और थर्ड क्या, कि उसके पास जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए या जोग्राफिकल लैंड होना चाहिए, और उसके पास वो क्या होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, संप्रभुता उसके पास होनी चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं इंडिया और यूपी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे देखिए कि ये इंडिया है और ये यूपी, इन दोनों की कांस्टेंट में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया के पास पॉपुलेशन है, जनता है इंडिया के पास, तो इंडिया के पास जनता है, यूपी के पास भी जनता है। सेकंड देखते हैं हम कि क्या यूपी के पास पॉपुलेशन है, तो वो है, सॉरी सेकंड देखते हैं क्या यूपी के पास गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट है, लेकिन भारत के पास भी गवर्नमेंट है। क्या यूपी के पास जियोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, तो वो भी है इसके पास, इंडिया के पास भी है। अब देखते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के पास संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब ये है कि वो जो देश है या वो जो राज्य है वो अपने आंतरिक मामलों में और अपने बाह्य मामलों के मतलब विदेश नीतियों का निर्धारण एक बिना किसी बाहरी दबाव के कर सकता है। तो क्या यूपी ऐसा कर सकता है? यूपी जो उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश की ही बात कर रहे हैं हम, तो क्या ये अपनी विदेश नीतियां बना सकता कोई राज्य? ये तो नहीं बना सकता। सही मायने में यूपी क्या है, संप्रभु नहीं है, लेकिन इंडिया सही संप्रभु है। तो रियल मायनों में इंडिया क्या कहते हैं, इंडिया को स्टेट कहते हैं। तो स्टेट को लिखने के लिए हम कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से। और यूपी क्या है, यूपी जनरली एक प्रांत है, लेकिन उसको स्टेट बोल देते हैं
राज्य बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दोनों में डिफरेंस। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि हमको पढ़ना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लिखित दस्तावेज है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसमें जो सरकार और नागरिकों को क्या करता है, गवर्न करता है, उन दोनों की सीमाओं को बताता है कि एक सरकार होने के नाते आपको क्या क्या करना है, वहीं एक नागरिक होने के नाते आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, दोनों चीजों को बताता है। तो ये क्या करता है, उन दोनों को गवर्न करता है। क्योंकि संविधान हमको पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, तो संविधान को हम एक अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं पहले ही कि मैं पहले आपको जो बेसिक चीजें हैं उनको लेके एक बैकग्राउंड बनाऊंगा। उस बैकग्राउंड के बाद में एक एक करके आपको चीजों को पढ़ाना चालू करूंगा। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में पढ़ाता हूं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेषता है उनको पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है उसको मैं बाद में पढ़ाता हूँ। क्योंकि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ क्या होता है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके साथ क्या होता है कि वो बोरिंग है। अगर मैं स्टार्टिंग में ही आपको उसको पढ़ाने लगूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे उससे। तो इससे अच्छा है कि जब आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा, मजा आने लगेगा, तो देन मैं उसके बाद में आपको जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको पढ़ा दूंगा आपके बारे में। तो आपको मजे मजे में उसको भी पढ़ जाएंगे और आपको ऐसा कुछ पता चलेगा भी नहीं। ठीक है, और आपके जो डाउट है वो आप डाउट पूछते रहिएगा, उस डाउटों को क्लियर करते रहेंगे साथ के साथ। ठीक है, लेकिन जब मैं किसी चीज को डिक्टेट करूं तो आप बीच में ना टोकिएगा, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि जो डिक्टेट करता है उसमें फिर फ्लो ब्रेक हो जाता है, फिर फ्लो टूटता है। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन आप रेज कीजिएगा, हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपसे पूछ लूंगा, या आप एक पर्ची के थ्रू मेरे तक पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक लिखित दस्तावेज है, जिसे जिसे विधि का विशेष संरक्षण प्राप्त। इसमें सरकार के अंगों की और सिद्धांतों के कार्य का विश्लेषण होता है। जैसे कि लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग का कार्य कौन करती है? लेजिस्लेचर। लॉ मेकिंग का कार्य हमारे यहाँ कौन करती है? वो करती है लेजिस्लेचर। लॉ मेकिंग का कार्य कौन करती है? लॉ मेकिंग का कार्य करते हैं हमारे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर करती है। और लॉ इम्प्लीमेंटेशन का कार्य कौन करती है? लॉ इम्प्लीमेंटेशन का कार्य जो करती है वो एग्जीक्यूटिव के पास पावर। इसमें दो तरह के सदस्य आते हैं, एक तो परमानेंट सदस्य आते हैं और एक टेम्परेरी सदस्य आते हैं। जो परमानेंट सदस्य होता है उसमें कौन आते हैं? सिविल सर्वेंट आते हैं। सिविल सर्वेंट आते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव में जो टेम्परेरी आते हैं उसमें मिनिस्टर्स आते हैं, मंत्री आते हैं। इतना आपको क्लियर होगा। अब बात आती है जुडिशरी की। तो लॉ जुडिकेशन का लॉ एडजुडिकेशन की पावर किसके पास है? ये जुडिशरी के पास है, न्यायपालिका के पास है। अब बात करते हैं संविधान का उद्देश्य का। तो संविधान का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, एक सीमित सरकार प्रदान करना है। सीमित सरकार का मतलब ये है कि उसके पास ना तो एब्सोल्यूट पावर होगी और इतनी ज्यादा पावर भी ना होगी कि वो राज्यों का क्या करते हैं, जो राज्य के नागरिक हैं उनका अधिकारों को खंडन कर दे, और ना ही उसके पास अनलिमिटेड पावर, असीमित पावर नहीं होगी। और संविधान जो है इसमें लोगों की आकांक्षाएं निहित होती हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो बेसिस पे देखते हैं। जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम दो वे को देखते हैं। एक कौन सा है? फिलोसफिकल वे।
फिलोसॉफिकल बेसिस, दार्शनिक आयाम, और दूसरा था कि गवर्नमेंट बेसिस, शासकीय आयाम। जो दार्शनिक आयाम है, इसमें हम जो मेनली चीजों को देखते हैं, उसमें हम मेनली चीजों को क्या देखते हैं कि भाई हमारे पास एक प्रियम्बल है, ठीक है, हमारे पास प्रियम्बल है, हमारे पास संविधान में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज दी गई है, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई है। अगर हम शासकीय आयामों की बात करते हैं कि शासन कैसे करना है, तो हमारे यहाँ सबसे ऊपर एक यूनियन गवर्नमेंट दिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है, और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है, और उस सबसे नीचे लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि वहां एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। इन सब उपबंधों का हम चर्चा करेंगे, एक विस्तृत क्लास लेंगे उसके लिए, ठीक है। और इस कुछ हमारे यहाँ इन दोनों गवर्नमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन भी है, जैसे फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, और कैग का पद है, ये सब है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये दो है, एक तो रूरल लेवल पे क्या कि पंचायती राज व्यवस्था है, और एक अर्बन लेवल पे क्या म्युनिसिपल बॉडीज है, ठीक है। इतना क्लियर होगा आपको, यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक व्यू ले ही लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग कैसे हुई। तो हेडिंग डालेंगे फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप समझिए, आप सुनिए, हम लोग कहते हैं कि भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना है, तो उसका क्या मतलब है? क्या पहले भारत गणराज्य नहीं था? पहले भारत क्या था? तो क्या मतलब है इसका? सीधा सा मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 को भारत ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है। उनकी शपथ ग्रहण हो गई थी। उस समय जब राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण हो जाती है तो कोई जो नेशन होता है वो गणराज्य बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए जुलाई 1946 में 1946 में चुनाव होते हैं, और उन चुनावों की जो संविधान की पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को 1946 को 9 दिसंबर को संपन्न होती है, और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की जाती है। मुस्लिम लीग ने इस सत्र का जो ये बैठक हुई थी इसका बहिष्कार करते हैं, मुस्लिम लीग वाले इसमें नहीं आते हैं। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने अध्यक्ष के रूप में चुन लिया था, और संविधान सभा में विभिन्न मुद्दों पर अपना मत देने के लिए या उनको सुलझाने के लिए अलग अलग समितियां होती थी। ये टोटल 22 समितियां थी, छोटी बड़ी। तो जैसे कि संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद जी के अंतर्गत कार्य करती थी, संघ संविधान समिति पंडित नेहरू के पास प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर जी के साथ करती थी, और जो झंडा समिति थी वो जेबी कृपलानी के अंतर्गत कार्य करते थे, के अधीन कार्य करते थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया, और उस दिन से कुछ संविधान के जो पहलू थे जैसे कि नागरिकता संबंधी प्रावधान थे वो उस दिन से लागू हो जाते हैं। और यह भी कहा गया कि देश में पहले आम चुनाव तक जो संविधान सभा है, जो संविधान सभा है वो देश में पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। तो ये आपसे क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान सभा मतलब देश की पहली संसद कौन थी? तो संविधान सभा थी, ठीक है। जो मूल संविधान था, जो ओरिजिनल संविधान था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, और जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है वर्तमान में, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395
आर्टिकल्स थे और कितने पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो 485 485 आर्टिकल्स है, ठीक है, और 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। ये जो आर्टिकल है 485 जो मैंने बताया, ये अगर आपको किसी बुक में 490 भी दिख जाए तो उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या 480 भी दिख जाए तो उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये शेड्यूल जोड़ी गई ये कब कब जोड़ी गई। तो जो 9th शेड्यूल ऐड की गई संविधान में, जो 9th शेड्यूल ऐड की गई ये की गई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1955 के द्वारा। और जो 10th शेड्यूल जोड़ी गई, 10th शेड्यूल जो जोड़ी गई 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा। और 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल ये दोनों जोड़ी जाती है, एक तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा और 17th जो 12th शेड्यूल जोड़ी गई ये जोड़ी गई 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1992 में। ये 1992 में जोड़ी जाती हैं दोनों शेड्यूल, ठीक है। इनमें पंचायती राज व्यवस्था और म्युनिसिपल बॉडीज की इसमें ऐड जोड़ा गया और पार्ट 9 को इसमें ऐड किया गया। और आगे की बात करते हैं, थोड़ी सी एक कदम और आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। भारतीय संविधान में जो बहुमत दिए गए इनको पढ़ाने का मकसद ये है सबसे पहले, क्योंकि अगर हम सीधे ही आर्टिकल 1 पे जाएंगे तो आर्टिकल 1 में पहले ही लिख दिया जाएगा कि साधारण बहुमत के द्वारा। अब आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं पता है, साधारण बहुमत नहीं पता, या कहीं आगे हम चलेंगे और वहां हम देखेंगे कि विशेष बहुमत के द्वारा, तो आपको ही वहां पे कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए सबसे पहले इन्हीं को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एक हेडिंग देते हैं काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 50% से उपस्थित। मान लीजिए कि सदन में लोकसभा में कितने हैं, 543 सदस्य हैं, ठीक है, टोटल अभी। और 50 क्या है, 50 जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन 50 एबसेंट है, ठीक है। और 5 लोग क्या करते हैं, 5 लोग वोटिंग नहीं करते, एब्सटेन कर देते हैं। लिख लेते हैं अनप्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं, ये एब्सटेन कर देते हैं, ये वोटिंग ही नहीं करते हैं। तो टोटल कितने बच्चे, 490 इतने बच्चे ना। तो इनका हाफ +1 50% से अधिक चाहिए ना। तो अगर इतने लोग किसी प्रस्ताव पर हाँ बोल देते हैं मतलब प्रस्ताव पारित हो जाएगा। जहां कहीं भी संविधान में बहुमत का जिक्र नहीं किया गया है वहां पे हम सिंपल मेजोरिटी की ही बात मानते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए इतना। जो दूसरी मेजोरिटी है वो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। जो दूसरी मेजोरिटी है वो मेजोरिटी है सिंपल मेजोरिटी, सॉरी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं पूर्ण बहुमत। सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक होना चाहिए। कि मान लो लोकसभा में टोटल अभी कितने सदस्य, 543, और राज्यसभा में कितने हैं, 245। तो भाई इनका 50% से ज्यादा। अगर किसी प्रस्ताव को पारित कर देते हैं मतलब हाँ कह देते हैं तो प्रस्ताव क्या हो जाता है, विधेयक बिल बन जाता है। जो बिल का विधेयक होता है वो कानून बन जाता है, जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। कितना हो गया,
अब जो तीसरी मेजोरिटी है वो है इफेक्टिव। इसको बोलते हैं प्रभावी मेजोरिटी भी बोलते हैं इसको। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है कि सदन के उस समय के कुल सदस्यों का 50% से अधिक उस समय के उस समय कितने थे, जैसे कि मान लीजिए राज्यसभा में कितना है 245 है, उसमें से 10 लोग क्या कर देते हैं, सपोज करते हैं कि 10 लोग रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, और 5 लोगों की डेथ हो जाती है किन्हीं कारणों से, तो टोटल कितने बचेंगे, टोटल 230। तो 230 का 50% से अधिक लोग अगर किसी प्रस्ताव पर हाँ कह देते हैं तो प्रस्ताव पारित हो जाता है। अब बात आती है कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सॉरी राज्यसभा में पड़ती है, और राष्ट्रपति से हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित करने के लिए, और जो संबंधित विधायिका है उनके पीठासीन अधिकारियों को उनके पद से हटाए जाने के लिए। तो पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होते हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के उपसभापति और सभापति को प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, ठीक है, ये पीठासीन अधिकारी होते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की। स्पेशल मेजोरिटी में भाई 3 कंडीशन दी हुई है। तो पहली कंडीशन समझिए क्या है। पहली कंडीशन है कि सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 कि मतलब नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग, जो उपस्थित उनमें से वोटिंग कर रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट कितने हैं, राज्यसभा की बात कर लेते हैं, राज्यसभा में कितने हैं 245 है, और उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन 230 ही आई, तो 230 का 2/3, ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, इस दूसरी कंडीशन में 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो क्या कि जो उपस्थित, मैं लिख देता हूं इस पे, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 2/3, ठीक है। दूसरा क्या कि सदन का पूर्ण बहुमत भी आवश्यक है। तो इसकी जरूरत कहां पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है अगर आर्टिकल 368 है जो कि अमेंडमेंट प्रोसेस की बात करता है, अगर उसके अंदर ही कोई संविधान संशोधन करना है तो वहां पड़ेगी जरूरत। और कहां पड़ेगी जरूरत इसकी, और इसकी जरूरत पड़ेगी कि संसद के दोनों सदनों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, भारत के महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए, चुनाव मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। जो इसमें तीसरी कंडीशन है, वो तीसरी कंडीशन है राष्ट्रपति को पदमुक्त करने के लिए। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के लिए पदमुक्त शब्द प्रयोग नहीं किया है, बल्कि इम्पीचमेंट महाभियोग शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अकेले राष्ट्रपति ही ऐसे हैं जिनको संविधान में महाभियोग के पद महाभियोग शब्द के लिए महाभियोग शब्द यूज किया गया, उनको पद से हटाने के लिए पदमुक्त शब्द उनको यूज नहीं किया गया। तो इसमें क्या है कि इसमें कि सदन के कुल सदस्यों का का 2/3, ठीक है। जैसे कि राज्यसभा की बात करते हैं तो 535 सॉरी लोकसभा की बात करते हैं 543.2/3, और राज्यसभा की बात करते हैं तो 243 अपॉन गोइंग टू 2/3। इतने लोग अगर हाँ कह देते हैं तो प्रस्ताव पास हो जाएगा और राष्ट्रपति पर महाभियोग सफल माना जाएगा। अब देख ले कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे साइलेंट फीचर क्या क्या है, जो विशेषता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या क्या है। सबसे पहला कि ये एक लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान का मतलब क्या है,
लिखित संविधान का मतलब ये है कि एक ऐसा संविधान है जो क्रमबद्ध तरीके से उसमें चीजों को रखा गया है। जैसे कि सबसे पहले प्रियम्बल रखी गई है हमारे यहाँ पे, फिर उसके बाद सिटीजनशिप रखी गई है, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं, डीपीएसपी रखे गए हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज रखी गई हैं। तो ऐसे करके क्रमबद्ध तरीके से चीजों को सजाया गया, रखा गया, पूरा इंडेक्स बनाया गया, तो उसको लिखित संविधान कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता। तो अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं है कि वो संविधान लिखा नहीं गया है, बल्कि उसका मतलब ये है कि संविधान तो लिखा गया है लेकिन वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, मतलब वो एक सिस्टमेटिक वे में सजाया हुआ नहीं है। तो जो लिखित संविधान है वो इंडिया में, फ्रांस में और चाइना में पाया जाता है, और जो लिखित संविधान है वो यूनाइटेड किंगडम में और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। दूसरा जो लिखित संविधान होता है वहां पे संविधान की सर्वोच्चता होती है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। सरकार के जो 3 अंग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों अंगों की उत्पत्ति संविधान के द्वारा ही की जाती है, और संविधान इन तीनों ही अंगों की शक्तियों को सीमित भी करता, मतलब लिमिटेड भी करता है। इनको ये भी बताता, गाइडेंस करता है कि आपको क्या करना है और आपको क्या क्या नहीं करना है। ठीक है। दूसरा क्या है कि संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। तो इसके लिए मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि थीम से पकड़े क्वेश्चन की, क्वेश्चन की थीम है कि क्या भारतीय संविधान को उधार का थैला कहना किस हद तक उचित है, विवेचना कीजिए, डिस्कस कीजिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है या नहीं है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि संविधान जो संविधान लिया गया है उसके कौन कौन से सोर्स कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो पहला सोर्स क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो सबसे पहले लिया गया वो लेके केंद्र और राज्य के स्तर पर जो प्रशासनिक ढांचा है उसको लिया गया है। राज्यपाल का पद भी वहीं से लिया गया है। संघवाद की परिकल्पना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है, और एक संज्ञेय न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट जो लिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है। और इमरजेंसी की जो प्रोविजन है, इमरजेंसी की जो परिकल्पना है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिएगा। अब दूसरा क्या है, जी यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से संसदीय व्यवस्था ली गई है, एकल नागरिकता, विधि का शासन, सिविल सर्विसेज, न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार, चुनाव व्यवस्था और कैग का पद, भारत के जो महालेखा परीक्षक है उनका पद लिया गया है। नेक्स्ट कौन सा है, यूएस का संविधान। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल ली गई है, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, और जो आर्टिकल 14 है विधि के समान संरक्षण का अधिकार वो भी कहां से लिया गया है, वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और राज्यसभा की संरचना और सदस्यों का कार्यकाल भी वहीं से लिया गया, और जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो ली गई है वो भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ली गई है, इससे 2 चीजें ली गई है। एक तो डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति भी इससे ली गई है। ठीक है। अब बात करते हैं कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेगा। कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक संघीय व्यवस्था ली गई है जिसमें केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है, और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया है वो केंद्र सरकार को दिया गया। अब एक क्वेश्चन दिमाग में यह आता है कि जो अवशिष्ट विषय है, ये अवशिष्ट विषय कौन से हैं। तो संविधान में एक 7वीं सूची है, उस सूची में 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। 3 लिस्ट दी गई है। जो
इन तीनों जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में शामिल नहीं है, उनको क्या बोला गया है? उनको अवशिष्ट विषय बोला गया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन के संविधान से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया गया? तो सबसे पहले समवर्ती सूची ली गई है और सहकारी संघवाद और आर्टिकल 301 लिया गया। आर्टिकल 301 क्या है? आर्टिकल 301 है अंतरराज्य वाणिज्य व्यापार और समागम की स्वतंत्रता। ये कहां से लेगी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेगा। और साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया गया है वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई, जो अमेंडमेंट कैसे करना है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। आपको पता होगा राज्यसभा के कार्यकाल जो होता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। लेकिन 1/3 सदस्य एवरी 2 ईयर्स पे क्या होता रहता है, पद मुक्त होते रहते हैं और नए सदस्य का उसमें आगमन होता रहता है। इसको जब हम राज्यसभा में पढ़ेंगे तो वहां से डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट है तो हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है। दो तरह के सिस्टम आपने सुने होंगे कि एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि संसदीय व्यवस्था है, और दूसरा प्रेसिडेंट सिस्टम अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो दोनों क्या क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में एक एक देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं। तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के आधार पर, जो राजनीतिक संबंध आधार होते हैं उनके आधार पर किसी भी व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था या फिर अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात हम करते हैं। जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें दो होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, HOS, हेड ऑफ स्टेट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? ये नॉमिनल हेड होता है। इसको राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं, हेड ऑफ स्टेट को। ये नॉमिनल हेड होता है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है ये रियल हेड होता है। ये आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट सिस्टम की हम बात कर रहे थे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हेड ऑफ स्टेट कौन है यूके में? यूके में हेड ऑफ स्टेट होता है क्राउन। और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन सा होता है? अपने प्रेसिडेंट साहब। ठीक है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन से होते हैं? PM होते हैं इसमें यूके में, और इंडिया में PM होते हैं अपने नरेंद्र मोदी जी जो अभी तक रहे हैं। अब जो लोकसभा नई गठित होती है उसमें देखते हैं कि कौन आता है। वैसे ये बताते रहे कि 400 पार, देखते हैं कि कितना 400 पार होता है। इसमें दूसरा क्या होता है, दूसरा पॉइंट पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कि मंत्रियों, जो मंत्री रहेंगे ना, जो मिनिस्टर्स रहेंगे, उनका विधायिका का सदस्य होना आवश्यक है। आवश्यक है कि वो विधायिका के सदस्य जो रहेंगे उन्हीं को मंत्री बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या रहेगा कि जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है BPSC में भी और UPPCS में भी। समझिए एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, ये लेजिस्लेचर है। एक फ्लो चार्ट की वजह से समझा रहा हूं। और ये क्या है? ये मतदाता है। ठीक है, इतना आगे समझ में। तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो ये एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेचर के प्रति क्या होगी? रेस्पॉन्सिबल होगी। ये बिल्कुल सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा गया था BPSC में, शायद 65 में या 66 BPSC में, जो अभी 2-3 साल पहले हुआ था उसमें पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं पार्लियामेंट सिस्टम की। तो जो सॉरी प्रेसिडेंट सिस्टम की, पार्लियामेंट सिस्टम तो हमने कर लिया।
प्रेसिडेंट सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, जो मतलब शासन अध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यूएसए में दोनों क्या होते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। और कार्यपालिका का सदस्य यानी कि कोई मंत्री विधायिका का सदस्य नहीं होगा। जैसे कि प्रत्यक्ष यहाँ क्या है, यहाँ प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, ये क्या है, इलेक्टोरेट, मतदाता है। ये क्या है, ये मतदाता है। तो ये किसको चुनेंगे, इसको चुनेंगे। और ये एक अलग लेजिस्लेचर, इसका चुनाव करेंगे। और इसमें दो होते हैं, एक कौन होता है, सीनेट, और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो सीनेट होगा इसका चुनाव 6 वर्ष के बाद होता है, 6 ईयर्स के बाद, ठीक है। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रहता है इसका प्रत्येक एवरी 2 ईयर्स पर चुनाव होता रहता है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट रहेगा इसका चुनाव जो होता है वो 4 साल के लिए होता है, 4 ईयर्स के लिए। तो प्रेसिडेंट सिस्टम में ये सब देखने को मिलता है। अब एक देखते हैं आगे, हेडिंग डालेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। तो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, जो कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत एक फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि यदि राज्य की सारी शक्तियां एक ही अंग में या एक ही संस्था में, मान लीजिए कि लेजिस्लेचर में या फिर एग्जीक्यूटिव में या फिर सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी में ही निहित कर दी जाएंगी, तो ये एक तरह से तानाशाही हो जाएगी, लोकतंत्र के लिए एक ये अच्छी कंडीशन नहीं रहेगी। इसलिए अलग अलग अंगों के द्वारा लोकतंत्र को निर्धारित करने के लिए अलग अलग तंत्रों को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव की शक्तियां अलग है, और जो कि मैंने पहले ही बताया था, जो कि मैंने पहली स्लाइड में ही बताया था, ये बताया था ना आपको कि एग्जीक्यूटिव की शक्तियां क्या है, अलग ही है। चलो वो पीछे चली गई स्लाइड, उसको देख लेंगे बाद में। एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है, तीनों चीजों की। चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसलिए शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया है। लेकिन आर्टिकल 50 में कार्यपालिका के बीच में और जो न्यायपालिका है उन दोनों के बीच में शक्ति के पृथक्करण की बात की गई है, ठीक है। अब जो क्लास को यही ऑफ करते हैं, अब जो कल हम करेंगे वो देखें कि भारतीय संविधान के कठोर प्रावधान कौन कौन से हैं, या जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या होते हैं, ठीक है।